हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज एक नया टॉपिक है, नया सीरीज है, ये कह सकते हैं। सीरीज आप जैसे भी सोचें, क्योंकि यहाँ पर हम डेली नहीं लाएंगे। यहाँ पर जो आपका पेपर 5 एंड 6 है, इसको जो आज का वीडियो है ये पूरा एंशेंट हिस्ट्री का है। प्राचीन मतलब जो प्राचीन भारत पढ़ते हैं, यहाँ प्राचीन उत्तर प्रदेश जितने भी, जैसे आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्राचीन भारत में पढ़ते हैं, पहले पाषाण, सिंधु, वैदिक, इसके बाद आप मौर्य, गुप्ता, ये सब पीरियड पढ़ते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आप यूपी के परिप्रेक्ष्य में आप पढ़ेंगे आज, ठीक है। यहाँ पर पाषाण पढ़ेंगे, आप वैदिक पढ़ेंगे यहाँ पर, और मौर्य, गुप्ता, ये सब पीरियड पढ़ेंगे, बट यूपी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक ही वीडियो में आएगा, पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ हर्षवर्धना काल तक, ठीक है। यहाँ पर चंदेल भी आ जाएंगे, परिहार भी आ जाएंगे कुछ, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट यूपी से, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लगभग 65 पेज है यहाँ पर, लेकिन इस पेज को आप मेरी बात मानिए, ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में देखा जाए तो क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपका मेडिवल हिस्ट्री आ जाएगा उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश में। इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा। तो एक ही वीडियो आएगा, एक एंशिएंट हिस्ट्री का, एक मेडिवल हिस्ट्री का, एक मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जो लोग मान लीजिए लगे कि ये वीडियो काफ़ी लंबा है, उनके लिए ये पीडीएफ आपका दिया गया है नीचे, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप ये पढ़ लेंगे तो ऐसा होगा कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पेपर 5 और 6 में ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे और हमको क्या क्या वहाँ पर लिखना होगा। आपके पास एक मटेरियल ओवरव्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्लीज़ आज एक काम कर दीजिएगा, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमको थोड़ा सा समय लगा है, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे। चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास पर पेज में देखते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास भारत के व्यापक इतिहास से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक उत्खनन से पाषाण कालीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। प्रदेश में हुए अनेक स्थलों के उत्खनन कार्य से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो मतलब जहाँ भी उत्तर प्रदेश के साइट्स में खुदाई हुई है, वो उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। तो अभी आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास से प्राप्त पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर 3 काल में खंडों में विभाजित किया गया। जैसे भारत को 3 कालखंडों में, वैसे उत्तर प्रदेश को भी 3 कालखंडों में विभाजित कर दिया गया है। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, जो 3000 ईसा पूर्व से पहले का इतिहास माना जाता है। एक आद्य ऐतिहासिक काल, जो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। एक ऐतिहासिक, जो आपका जिसका एक इतिहास लिखा गया। तो अभी ये बताते हैं ये सब होता क्या है। चलते हैं, तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल के तात्पर्य ऐसे है कि ऐसे समय काल से इसका तात्पर्य होता है जहाँ से कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जैसे पाषाण काल, आप देखिए यहाँ पर, जैसे पाषाण काल में यहाँ से कोई लिखित साक्ष्य है नहीं है। यहाँ पर पत्थर मिलेंगे और मटके मनके मिलेंगे, इसी सब से मिलेंगे, और वहाँ पर आप उसको कुछ देख नहीं सकते, मतलब उससे सिर्फ ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या रहा होगा, ठीक है। अब इस टाइप के पत्थर मिले हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइप के पत्थर मिलने से आप एज्यूम कर सकते हैं कि इससे हो सकता है लोग शिकार करते हों पीछे से, ठीक है। तो वो पाषाण काल है, वहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं है। जो आद्य ऐतिहासिक काल है, ये जो दूसरा दिखा है आद्य ऐतिहासिक काल, इसके बारे में कह रहा है यहाँ लिखित साक्ष्य हैं परंतु पठनीय नहीं है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे ये वाला लिखा गया है, यहाँ पर आप अगर ऐसे ऐसे बना देंगे तो ये पढ़ा नहीं जाए। उन सब की एक लिपि होती है, जैसे कई लिपि ऐसे बॉक्स में आप दिए होंगे पुराना,
देखे होंगे कई कई ऐसे लिपि बनी रहती है, ठीक है। लेकिन ऐसे लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। वो किस में आता है, आद्य से। आज अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से में ऐसे लिपि हैं जहाँ पर पढ़ा नहीं है, तो वो आद्य ऐतिहासिक। वैसे ये मेंस के लिए है, तो थोड़ा सा हम आपको डिटेल में ही बता रहे हैं, ठीक है। तो वो आद्य ऐतिहासिक है, जो मतलब साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, ऐसे ढेर सारे आपके कई कई लिपि दिए हैं, लेकिन वो उसको पढ़ा नहीं गया है अभी तक। पता ही नहीं चल पा रहा है क्या चीज़ें हैं वो। ऐतिहासिक काल वो होता है जिसके पश्चात समय माना जाता है। 600 ईसा पूर्व के पश्चात का समय माना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐतिहासिक काल में आपके हर चीज़ें पढ़ी जाएंगी। जैसे ऋग्वेद लिखा गया, वैदिक साहित्य कई उपनिषद लिखे गए, मौर्य पीरियड में कई ग्रंथ लिखे गए, गुप्ता पीरियड में, तो वो सब ऐतिहासिक में आ जाएगी, जहाँ पर आपके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल को 3 खंडों में पूरा, आप देखिए सिर्फ प्रागैतिहासिक की बात कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित किया गया है। अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी किसका, प्रागैतिहासिक काल का तीनों, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल को तीनों पढ़ेंगे। चलते हैं देखते हैं। पहले पूरा पाषाण काल, जितने फैक्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। पूरा पाषाण काल से उत्तर प्रदेश में अनेक महत्वपूर्ण स्थल हुए हैं। कौन कौन से स्थल, देखिए उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी का प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक है, जहां मानव का प्रथम बसाव हुआ था। तो बेलन नदी घाटी मतलब ये जो इलाहाबाद के क्षेत्र हैं, वहाँ मिर्ज़ापुर का क्षेत्र, यहाँ पर बेलन नदी घाटी, ठीक है। तो यहाँ पर मानव का प्रथम विकास हुआ था, बसाव हुआ था। बेलन नदी घाटी, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, हाँ, बेलन नदी घाटी में पुरास्थल की खोज और उत्खनन का कार्य का श्रेय प्रयागराज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले प्री में कि बेलन नदी घाटी के पुरास्थल की खोज का उत्खनन का श्रेय किसको जाता है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं GR शर्मा जी, इन्हीं को जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या मिला, लोहदा नाले के समीप स्थित निर्मित मातृ देवी की एक सुंदर प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ के निवासी प्रारंभ में आखेट हेतु क्वार्जाइट से बने औजार का प्रयोग करते हैं। क्वार्जाइट मतलब पत्थर से जो बनते थे औजार, उनका प्रयोग करते थे। कालांतर में जैस्पर, चट और चमकीले पत्थरों की सहायता से फलक औजारों किया जाने लगा। अब देखिए सोनभद्र की सिंगरौली घाटी, जहाँ पर कोयला पाया जाता है, एनटीपीसी भी है यहाँ पे, तथा चंदौली की चकिया से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी और चंदौली की चकिया से। तो पूछेगा कि चकिया कहाँ पर है, तो ये चंदौली वाले क्षेत्र में है। चंदौली वाला क्षेत्र कहाँ है, ये है आपका चंदौली वाला, इसलिए मैं मैप ला दिया हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो ये चंदौली वाली, ये चकिया वाला क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर जो सोनभद्र का एरिया है, यहाँ पर सिंगरौली है, ठीक है। यहाँ भी पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चौपानी मांडो से पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, चौपानी मांडो से। यहाँ से चाट नामक पत्थर से बने उपकरण अतिरिक्त भेड़ बकरियों की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कालपी से पुरातन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलते हैं, अभी सब बताएंगे कौन कहाँ पे है। अब देखिए बेलन नदी घाटी का उत्खनन कार्य किसने किया, GR शर्मा ने। तो अभी यहाँ भी बताए थे, GR शर्मा ने बेलन नदी घाटी का कार्य, इसलिए मैं बड़ा लिख दिया ताकि हो सकता है पूछ ले पेपर में। अब देखिए बेलन नदी घाटी से, यहाँ से पूरा मध्य और नव पाषाण काल के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। निम्न पूरा पाषाण स्तर से गाय, जो बैल हैं, ठीक है, भैंस हैं, हाथी है आदि पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। HD सांकलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ने बेलन घाटी को प्रागैतिहासिक की टेक्स्ट बुक तथा DP अग्रवाल ने सोने की खान कहकर पुकारा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अगर नोट्स में इतना लिख देंगे कि HD सांकलिया ने बेलन नदी घाटी को ऐतिहासिक की टेक्स्ट बुक कहा है और DP अग्रवाल ने सोने की खान कहकर संबोधित किया है, ठीक है।
अब देखिए मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हो गया, अब मध्य पाषाण काल देखते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ को प्लीज़ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक मतलब अगर आप इसको रिवीजन मतलब रीड करना चाहेंगे खुद से तो आधे से 1 घंटे लगेगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मध्य पाषाण काल की अगर बात करते हैं, इस काल में प्रयागराज जिले की मेजा, ठीक है, प्रयागराज जिले की मेजा, करछना, 12 तहसील के साथ साथ मिर्ज़ापुर और बुंदेलखंड क्षेत्रों में पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर के मोहराना, बगही, घोर, लेखहिया क्षेत्र से उत्खनन के कार्य महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई है। लेखैया से 17 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। कितने? 17 नल कंकाल लेखैया से प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर है ये? मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, अब देखिए प्रयागराज का चौपानी मांडो, वहाँ पर जो अभी हम पीछे बताए थे ना चौपानी मांडो, यहाँ पर देखिए ये है चौपानी मांडो से पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यही है प्रयागराज के चौपानी मांडो से मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए प्रतापगढ़ जिले के सराय नहर से बहुत ही बार पूछा गया है, आपके प्री पेपर में ये पूछा गया है। ठीक है, ये ऐसे सब क्वेश्चन कैसे आएंगे, जब आप क्वेश्चन देखेंगे, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पूछेंगे मध्य पाषाण काल के उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार प्रकट कीजिए, तो यही सब बताना है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कुछ रहेगा तो आप बता देंगे। सराय नहर, प्रतापगढ़ का सराय नहर, महदहा, दमदमा, ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण कालीन पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? सराय नहर, महदहा और दमदमा से। अब देखिए सराय नहर से लघु पाषाण उपकरण, समाधान, गर्त, चूल्हे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों से तत्कालीन मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश पड़ता है। शवों का सिर पश्चिम एवं पैर पूर्व की दिशा में रखा जाता है। तो जो सिर था ये मान लीजिए ये क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो सर कहाँ रहता था? सर यहाँ रहता था। और पैर कहाँ पर रहता था? तो पैर यहाँ पर रहता था। ठीक है, तो ये सर है और ये पैर है। ठीक है, तो आपका कहाँ से यहाँ लिखा? सौ का सिर पश्चिम की तरफ, तो सौ का सिर पश्चिम की तरफ और पैर पूर्व दिशा में रहता था। यहाँ पर सिर सराय नहर, महदहा, दमदमा में। महदहा एवं दमदमा में बृहद संख्या में लघु पाषाण उपकरण, हड्डी के सींग निर्मित उपकरण, आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सराय नहर एवं महदहा से अस्थायी खोप झोपड़ियाँ बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? सराय नहर से। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। महदहा से कुछ युगल समाधियाँ भी प्राप्त हुई हैं, अर्थात स्त्री और पुरुषों को एक साथ कब्र में दफनाया गया है। कहाँ पर? महदहा से। दमदमा से 41 समाधान और कुछ गर्त चूल्हे भी मिले हैं। कहाँ से? दमदमा से। कितने? 41 समाधान और कुछ गर्त चूल्हे भी मिले हैं। यहाँ से 5 युगल समाधियाँ तथा एक समाधि में 300 को एक साथ दफनाया गया है। कितना? 300 को एक साथ दफनाया गया है। दमदमा से। विश्व का पहला शैलचित्र 1867 से 68 कैमूर पहाड़ियों में स्थित सोहागी घाट मिर्ज़ापुर से ACS कलाइकल तथा JB कार्नवल द्वारा खोजा गया था। ठीक है, सोहागी घाट मिर्ज़ापुर याद रखिए। प्रयागराज स्थित चौपानी मांडो की खोज BB मिश्रा ने की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चौपानी मांडो, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज स्थित चौपानी मांडो की खोज BB मिश्रा ने की थी। यहाँ मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। सराय नहर, महदहा, दमदमा और चौपानी मांडो से मध्य पाषाण लोगों के अनवरत निवास स्थलों के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिए नव पाषाण काल आ गया। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में ये चारों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन? सराय नहर, महदहा, दमदमा, चौपानी मांडो। ठीक है, अब देखिए नव पाषाण काल आता है। नव पाषाण काल में देखते हैं क्या क्या हुआ था। पहले ये लिखिए, गार्डन चाइल्ड ने नव पाषाण काल को नव पाषाण क्रांति और अन्न उत्पादक संस्कृत कहा है। किसने? गार्डन चाइल्ड ने। नव पाषाण काल की औजारों की तकनीक में नवीन प्रयोग का काल माना जाता है। कौन सा? नवीन प्रयोग का काल माना जाता है। मृद भांड का आविष्कार, अस्थायी जीवन शैली,
लघु आत्मनिर्भर गांवों का विकास, श्रम विभाजन और काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन स्थलों में प्रयागराज में बेलन नदी के तट पर स्थित कोल्डिहुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोल्डिहुआ, महगढ़ा और पंचोह के अतिरिक्त संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव का प्रमुख स्थान है। ठीक है, प्रमुख नाम यहाँ पर ये नहीं होना, यहाँ पर यहाँ होना चाहिए। ठीक है, लहुरा देव का प्रमुख नाम है। इन पुरास्थलों से कृषि, कच्ची ईंट, घास फूस के बने आवास प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इस काल के पाषाण उपकरण मध्य पाषाण काल की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म और चिकने और तेज होते थे। मान लीजिए जो पहले पत्थर थे पूरा पाषाण काल में ऐसे बनाए जाते थे, फिर मध्य पाषाण काल आया तो वहाँ थोड़ा सा ऐसे बना दिया गया, लेकिन जो नव पाषाण काल आया तो वो जो औजार थे वो एकदम नुकीला बना दिया गया। ठीक है, ऐसे बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब काफ़ी दिमाग भी विकसित हुआ था। बेलन घाटी के नवपाषाण स्थलों में झोपड़ियाँ बनाने और कृषि किए जाने, मिट्टी के बर्तन बनाने और पशुपालन करने के भी साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी से नवपाषाण काल के लोग कृषि और पशुपालन, मिट्टी के बर्तन का निर्माण, मृदभांडों एवं चित्रकारी, पॉलिश करने और आवास बनाने से परिचित थे। कोल्डिहुआ से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लहुरा देव बहुत इंपॉर्टेंट है। संत कबीर नगर से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से संत कबीर नगर में है जो। ठीक है, कहाँ कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, कह सकते हैं पूरे इंडिया का सबसे कृषि का प्राचीनतम क्षेत्र लहुरा देव से ही मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल आता है, वहाँ पर पूरा पाषाण काल से में 3 हो गया। अब आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं, थोड़ा सा ये और भी नया आ जाएगा। हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कौन? इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है, यहाँ पर जो चीज़ें मतलब लिपित तो हैं लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये सब इसी मतलब काल में आते हैं, जो अपने नगर नियोजन प्रसिद्ध है। और पाषाण युग की समाप्ति के पश्चात धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा कालीन स्थल कौन से है? आलमगीरपुर, मेरठ है। ठीक है, याद रखिएगा। मेरठ कहाँ? मेरठ में आलमगीरपुर। बड़गांव कहाँ पर है? सहारनपुर। ये तो जानते होंगे आलमगीरपुर, लेकिन बड़गांव बहुत कम लोग जानते होंगे। तो बड़गांव कहाँ पर है? सहारनपुर में है। ये हड़प्पा कालीन स्थल है। हुलास भी लोग कम जानते हैं। हुलास है सहारनपुर में है। कहाँ पर है? हुलास सहारनपुर में है। थोड़ा सा मैप होगा, देखते हैं कहीं मैप हो। ये देखिए यहाँ पर सहारनपुर में यहीं पर आपका हुलास है। ठीक है, हुलास। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ गया ये? हाँ, हुलास सहारनपुर में है। बड़गांव भी वहीं पे सहारनपुर में। सानौली बागपत में है। कहाँ पर? सानौली। ये सब क्या? आद्य ऐतिहासिक काल, हड़प्पा कालीन स्थल है। मांडी मुजफ्फरनगर में है। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। तो अगर आलमगीरपुर देखें तो ये अगर सबसे पूर्वी हिस्सा देखते हैं तो ये आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। मांडी कहाँ है? मुजफ्फरनगर। मांडा अलग है, मांडा जम्मू कश्मीर वाला अलग है, ये मांडी मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, आलमगीर हड़प्पा से पूर्वी स्तर है। अच्छा, यहाँ पहुँचे थे। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के बाएं तट पर मेरठ में स्थित है। तो अब ये भी पूछ सकता, अभी तो आपसे यही पूछा है कि आलम सबसे पूर्वी स्थल कौन है? आलमगीरपुर। अगर आपसे ये पूछ ले, प्री की बात कर रहा हूँ, कि अगर प्री में ये पूछ ले, ये सब मेंस का है लेकिन मैं प्री का भी बताता चलता हूँ कि हिंडन नदी के किस तट पर आलमगीरपुर है। तो हिंडन नदी के बाएं तट पर है, याद रखिएगा। मान लीजिए हिंडन नदी बह रही है तो इसके बाएं तट पर, इस साइड है। ठीक है, ये तो दाहिना हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, तो इसी तट पर है। इस स्थल की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर सभ्यता की मतलब जो साइट है इसकी खोज की थी। आलमगीरपुर से रोटी, बेलन के चौकी, सूती कपड़ा, मोर, त्रिभुज और गिलहरी चित्रित बहुसंख्यक मृदभांड प्राप्त हुए हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के उत्तरकालीन स्तर का द्योतक होता है। मतलब कह सकते हैं द्योतक मतलब यही बताता है कि उत्तरकालीन सभ्यता किस प्रकार से थी। आलमगीरपुर
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित हुलास उत्तरकालीन हड़प्पा स्थित है। हुलास सिंधु लिपि युक्त एक ठप्पा प्रकाश में आया। यहाँ से गेहूं के कृषि के साक्ष्य, कांची मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ और ठोकरे और खिलौने, गाड़ी आदि मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मांडी। मांडी कहाँ? मुजफ्फरनगर। हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम स्थल है जहाँ का उत्खनन कार्य कराया गया। मांडी में प्रथम बार बहुसंख्यक स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं जो हड़प्पा सभ्यता की टकसाल गृह होने की संभावना को प्रकट करता है। मतलब हो सकता है कि वहाँ पर टकसाल हो, जैसे आज भी कहाँ पर, नासिक में, मध्य प्रदेश में यहाँ पर टकसाल स्थापित किया गया है। तो हो सकता है पहले भी वहाँ पर, कहाँ पर, मांडी में टकसाल हो, क्योंकि यहाँ पर सोने के सिक्के मिले थे। ठीक है। यहाँ से मृदभांड, बर्तन और स्वर्ण छल्ले भी प्राप्त हुए हैं। सनौली। बागपत से एक कब्रगाह मिली है। सनौली कहाँ है? बागपत। ये तो याद रखिएगा, ये सब पूछ सकता है कि आपका सनौली कहाँ पर है, किस ज़िले में है, जो हड़प्पा कालीन साइट है ये किस ज़िले में है, तो पूछ सकता है। ठीक है। सनौली कहाँ है? बागपत में, जिसमें हथियार, विलासिता की वस्तुएं, पशु पक्षियों के साथ 3 रथ दफनाए गए थे। चांदीपुर कहाँ पर है? चांदीपुर बिजनौर में हड़प्पा कालीन ताम्र बर्तन प्राप्त हुए हैं। मूसा नगर उत्तर प्रदेश, भाटपुरा, मनपुरवा, बुलंदशहर नवीन हड़प्पा कालीन स्थलें प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के पश्चात देश में विभिन्न भागों में ग्रामीण संस्कृतियों का उदय हुआ। अब देखिए ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ताम्र लौह, क्योंकि तांबे, जो ताम्र पाषाण कालीन होता है वहाँ पर तांबे का विकास हुआ, लौह में लौह का विकास ज़्यादा हुआ। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में तांबा का उपयोग कर पाषाण उपकरणों का निर्माण किया गया। मतलब पहले पत्थर से किया जाता था, अब तांबे से किया जाता है। ताम्र पाषाण संस्कृति की मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र संस्कृति का केंद्र कहा जा सकता है। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, नवपाषाण हड़प्पा संस्कृति दोनों से संबंधित प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस काल में गैरिक मृदभांड और कृष्ण लोहित मृदभांड का निर्माण किया गया है। कौन सा? गैरिक मृदभांड और कृष्ण लोहित, काला लोहित, ठीक है, लोहित मृदभांड। सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कानपुर के बिठूर नामक स्थल से ताम्र भंडार की प्राप्ति हुई है। कहाँ पर? कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर 1822 में। साई पई इटावा नामक स्थल से ताम्र संग्रह और तथा गैरिक मृदभांड की प्राप्ति हुई है। सर्वाधिक 31 ताम्र मानव आकृतियाँ मदनपुर मुरादाबाद से प्राप्त हुई है। तो इस सर्वाधिक 31 मानव आकृतियाँ मदनपुर मुरादाबाद से प्राप्त हुई हैं। गंगा यमुना दुबाव की सबसे बड़ी ताम्र निधियाँ 2 धारावड़ी, कुल्हाड़ी और हारपुन, फरसे, भाले, दुनसिंह तलवार आदि प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाण संस्कृत महत्वपूर्ण स्थल मेरठ और सहारनपुर में प्राप्त हुए हैं। ठीक है। देखिए लौह युगीन संस्कृति के बारे में देख लेते हैं, ये क्या कहता है। हाल ही में झूसी कहाँ है? प्रयागराज में। राजा नल का टीला सोनभद्र में है। मल्हार चंदौली में से प्राप्त पुरानिधियों से लोहे की प्राचीनतम 1500 ईसा पूर्व तक की जाती है। भारत में लौह युगीन संस्कृति के अधिकांश स्थल मध्य भारत के ऊपरी गंगा घाटी में स्थित हैं। ठीक है। कौशाम्बी के काले लाल मृदभांड के साथ लोहा प्राप्त हुआ है, जबकि गंगा यमुना दोआब में लोहे का संबंध निश्चित रूप से चित्रित मृदभांड संस्कृति से जुड़ा है। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आल्हापुर मेरठ है। खौला, नोह, रोपड़, बटेश्वर, श्रावस्ती, काम्बे, जखेड़ा आदि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लौह युगीन स्थल है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है। प्राचीनतम लौह उपयोग का प्रमाण अतरंजी खेड़ा एटा से मिला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। बार बार ये पूछा जाता है, अतरंजी खेड़ा एटा। यहाँ से धातु शोधन करने वाली भट्टिया के अवशेष मिले हैं। दादूपुर लखनऊ से लौह धातु के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। कहाँ दादूपुर है? लखनऊ में। पेपर में आपसे आया था एक बार कि दादूपुर साइड कहाँ पर है? लखनऊ।
आर्य शर्मा के अनुसार लौह तकनीक का प्रयोग से गंगा के घाटी के घने जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ, जिससे अधिकांश कृषि उत्पादन संभव हुआ। जैसे मेंस में आप लिख सकते हैं कि जो गंगा घाटी के जंगल हैं, पहले जंगल, आज भी देखेंगे कई जंगल है, अब तो सब जंगल काट दे रहे हैं, अब तो मशीन आ गई है। पहले क्या होता था, इतने घने जंगल थे, उन सबको साफ करने के लिए अब पत्थर से तो काट नहीं सकते थे, इसीलिए जब लौह का विकास हुआ तो जंगल काफ़ी तेज़ी से कटने लगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कृषि के लिए ज़मीन खाली मिलने लगी, खाली करने लगे, तो इसीलिए लौह, अगर आपका लौह जो युग आया वो कृषि के लिए एक, मतलब कह सकते हैं चमत्कार का युग था। क्यों? क्योंकि लौह युग से कई उपकरण बनाए गए जो कृषि में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किए। ठीक है, और जंगलों को जैसे सफाई करने में, हल फरसे ये सब बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल किए। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। अब देखिए उत्तर वैदिक काल आया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बारे में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल अपने ज्ञान प्रसिद्ध राजा प्रावड़ जवाली का उल्लेख मिलता है। जो अपने ज्ञान प्रसिद्ध हेतु राजा प्रावड़ जवाली का उल्लेख भी मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में कोसल, विदेह, अंग राज्यों की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में गंगा, यमुना और गंडक, गंडक जिसको सदा नीरा भी कहते हैं, ठीक है, नदियों का उल्लेख मिलता है। छंदोग उपनिषद में कुरु जनपद के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है, जहाँ के राजा परीक्षित एवं जन्मेजय थे। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि और आर्य संस्कृति की धुरी कहा गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक में गंगा नदी घाटी के ऊपरी क्षेत्र में समाज का प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, वैदिक समाज का प्रतिबिंब मिलता है। अब देखिए, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। अब देखिए महाकाव्य रामायण और महाभारत के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस काल तक उत्तर प्रदेश आर्य सभ्यता का केंद्र बन गया था। क्या? आर्य सभ्यता का केंद्र बन गया था। इस काल में उत्तर प्रदेश के प्रमुख राज्य जैसे कुरु था, ठीक है, कुरु था, पांचाल था, कौशाम्बी था, कोसल था, काशी था, हस्तिनापुर थे। ठीक है, इस काल के ग्रंथों से तत्कालीन समाज के संबंध में विस्तृत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विषय की जानकारी प्राप्त होती है। रामायण काल में अयोध्या, तो महाभारत काल में हस्तिनापुर प्रसिद्ध राज्य थे। तो रामायण काल में अयोध्या आज भी प्रसिद्ध है, महाभारत काल में हस्तिनापुर आज भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट उस समय के प्रमुख राज्य थे। काशी के बारे में देखते हैं। काशी, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पिछले, जैसे पहले जो उत्तर प्रदेश में देखिए सूर्यसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। पांचाल, अहिच्छित्र और अहिच्छित्र राजधानी, कामपिल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में कामपिल पड़ता था। कोसल, श्रावस्ती राजधानी थी। मल्ल, कुशावती थी। ये देवरिया बस्ती में मल्ल एरिया पड़ता था। काशी, वाराणसी जानते ही हैं। ठीक है, तो ये मतलब काफ़ी, अभी आगे आप पढ़ेंगे, देखेंगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। देखिए काशी, काशी के बारे में क्या है। वरुणा और 80 नदियों के मध्य स्थित काशी महाजनपद एक शक्तिशाली राज्य था। किसके मध्य? वरुणा और 80 नदियों के मध्य स्थित काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने कोसल पर आक्रमण किया तथा राजा दधीच को पराजित किया। किसको पराजित किया? राजा दधीच को पराजित किया। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थववेद में मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत है कि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अर्थववेद में मिलता है। काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन जो थे वो काशी के राजा थे। ठीक है, तो जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ के पिता काशी के राजा थे। काशी शिक्षा, व्यापार और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। अजातशत्रु ने काशी को मगध में मिला लिया था। किसने? अजातशत्रु ने काशी को मगध में मिला लिया था। प्राचीन काल में यह शिक्षा, समृद्ध और शिल्प व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। आज भी बनारस के वस्त्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं विश्व लेवल पर। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
काशी के बाद वस्त्र आता है। वस्त्र की राजधानी कौशाम्बी थी। क्या थी? वस्त्र की राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ गौतम बुद्ध का समकालीन राजा उदयन था। ठीक है, कौन था? गौतम बुद्ध का समकालीन राजा, मतलब इन्हीं के काल का राजा उदयन था। यहाँ श्रेष्ठी घोषित द्वारा निर्मित घोषित राम विहार और उदयन का राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अगर ये भी क्वेश्चन आपके प्री में पूछा गया है कि घोषित राम विहार कहाँ से रिलेटेड है, तो ये वस्त्र कौशाम्बी से रिलेटेड है। कौशाम्बी जैन और बौद्ध धर्मों का केंद्र था। तो ये कई बार क्वेश्चन आपके प्री में पूछा गया है, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो जैन और बौद्ध धर्म दोनों का केंद्र था? ये कौशाम्बी था। जैन धर्म के छठे तीर्थकार पद्म प्रभु ने यहाँ के प्रभासगिरी पर्वत पर तपस्या की थी। तो प्रभासगिरी पर्वत यहीं पर कौशाम्बी में। तो जैन के छठे तीर्थकार पद्म प्रभु ने यहाँ के प्रभासगिरी पर्वत पर तपस्या की थी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, कौशल की बात करते हैं। ये सब उत्तर प्रदेश के महाजनपद हैं। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और कुशीवती थी। तो कौशल की दो राजधानी थी, श्रावस्ती और कुशावती। अयोध्या एवं साकेत अन्य प्रमुख किसके नगर थे? कौन? अयोध्या और साकेत अन्य प्रमुख नगर थे। श्रावस्ती में सहेत, महेत और जेतवन विहार निर्मित करवाए थे। बिहार क्या होता है? जहाँ रहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ मतलब रहने का स्थान होता है। तो श्रावस्ती में सहेत, महेत और जेतवन विहार निर्मित करवाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अजातशत्रु ने कौशल को मगध में राज्य में मिला लिया था। तो किसने? अजातशत्रु ने कौशल को मगध राज्य में मिला लिया था, इसी कौशल को। ठीक है, तो कौशल ये है उनका, कौशल श्रावस्ती जिसकी राजधानी। इसके बाद मल्ल देखते हैं। मल्ल गणराज्य 9 कुलों का समूह था जिसकी 2 राजधानियाँ थी, एक कुशीनारा एवं पावा थी। ठीक है, कौन कौन सी? कुशीनारा और पावा, इसकी 2 राजधानियाँ थीं। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने महावीर स्वामी का निधन हुआ था। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी का निधन हुआ था। तो महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुए? तो कुशीनगर में हुआ था महावीर स्वामी का। ठीक है, तो मतलब महापरिनिर्माण इसको बोला जाता है। अगर बुद्ध में महापरिनिर्माण, तो ये कहाँ पर? कुशीनगर में। और महावीर स्वामी का पावापुरी में निधन हुआ था दोनों लोग का। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अजातशत्रु ने मल्ल राज्य को मगध में मिला लिया। तो अजातशत्रु ने मल्ल राज्य को मगध में मिला लिया। तो कितनी बार यही आ गया। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। यहाँ पर भी अजातशत्रु ने कौशल को मगध राज्य में मिलाया था। ये देखिए, अजातशत्रु ने कौशल राज्य को मगध राज्य में मिलाया था और अजातशत्रु ने मल्ल राज्य को मगध में मिला लिया था। कुरु के बारे में बात करते हैं। कुरु राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। कौन था? कौरव्य था। कुरुक्षेत्र अपने बल एवं बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। बल मतलब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव क्या सब बल थे, बुद्धि थे। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रसिद्ध था। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? कुरु की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, ये देखिए कुरु इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा। तो यहाँ ये थोड़ा सा दिल्ली में भी पड़ जाता है और मेरठ हरियाणा में, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, मेरठ में। ठीक है, चलते हैं यहाँ देखें, पांचाल की बात करते हैं। ये सब महाजनपद हैं। पांचाल जितना पढ़ा दे रहे हैं ये सब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। यह जनपद गंगा, जमुना, दोआब और पूरब के रुहेलखंड क्षेत्र में स्थित है। किसकी बात कर रहे हैं? पांचाल। ये देखिए पांचाल की बात करें। अहिछत्र काम, ये देखिए इसकी राजधानी अहिछत्र थी। ठीक है, तो ये उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्ल। तो यहाँ पर देखते हैं अहिछत्र राजधानी और कामपिल्ल। कामपिल्ल में कौन कौन से आते हैं? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। तो बरेली, बदायूं कहीं पे वो दिया है, एक मिनट, नहीं यहाँ पर नहीं दिया, वो अभी हम बता देंगे उसमें। तो अगर दक्षिणी पांचाल की राजधानी तो कामपिल्ल थी, उसमें कौन कौन से आते थे? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आते थे। पांचाल की राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी।
प्रसिद्ध कानकुब्ज कन्नौज नगर महोदय, जिसको जिसको महोदय नगर भी बोला जाता है, इसी में स्थित था। ठीक है, कानकुब्ज या कन्नौज नगर या महोदय नगर इसी में स्थित था। कौटिल्य के समय यह राज्य एक गणराज्य में परिवर्तित हो गया था। किसमें? गणराज्य में परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्यसेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर्षवर्धन के काल में बहुत प्रसिद्धि पाई थी। सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा थी, जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। महाभारत पुराणों के अनुसार यहाँ पर यादव वंशी राजा कृष्ण शासन करते थे। कृष्ण भगवान यहाँ पर शासन करते थे, ये बताया जा रहा। बुद्ध के समकालीन अवंती पुत्र था, शासक अवंती पुत्र था, जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, सूरसेन। अब देखिए चेदी वंश, ठीक है। वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र चेदी राज्य था, जिसकी राजधानी सोथिवती या सुक्तिमती थी। महाभारत काल में यहाँ प्रसिद्ध राजा शिशुपाल था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन परस्पर राज्यों का संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मगध राज्य की स्थापना हुई, जिसने सब पर नियंत्रण स्थापित किया। ये गणराज्य भी धीरे धीरे मगध के अधीन हो गए और मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। किसके उत्कर्ष में? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश नगरों का तेजी से विकास हुआ, जिसमें श्रावस्ती थी, साकेत था, कौशाम्बी था, वाराणसी था, साथ साथ हस्तिनापुर और अहिच्छित्र मिथिला मथुरा प्रमुख थे। ठीक है, चलते देखते हैं धार्मिक, देखते हैं धार्मिक चीज़ें उत्तर प्रदेश से क्या क्या रिलेटेड हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय द्वितीय नगरीकरण के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म संप्रदायों के साथ साथ विविध अन्य संप्रदायों का उदय उत्तर प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की भूमि अनेक धर्मों और संप्रदायों की क्रीड़ा स्थली भी रही है। प्रत्येक धर्म ने प्रदेश के सांस्कृतिक विकास को प्रभावित किया है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं जैन धर्म एवं महावीर। अब आते हैं जैन धर्म के, मतलब पुराना आपने महाजनपद पढ़ लिया, पूरा पाषाण ये और ये वैदिक ये सब पढ़ लिए। अब चलते हैं जैन धर्म में, देखते हैं क्या है। जैन धर्म के प्रवर्तक प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ऋषभ देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में। यह कौशल नरेश नाभि और रानी मरु देवी के पुत्र थे, जिनका वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। ऋषभ देव को आदिनाथ, केसरिया नाथ भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? ऋषभ देव को। जैन धर्म में द्वितीय तीर्थकार अजितनाथ का जन्म भी अयोध्या में ही हुआ था। तो पहले तीर्थकार और द्वितीय तीर्थकार अजितनाथ का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। शंभोनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने जैन महावीर, जैन धर्म के कितने संत हुए, मतलब जो वो क्या कहते हैं तीर्थांकर, जो महान तीर्थांकर हुए वो उत्तर प्रदेश में ही हुए। श्रावस्ती में देखते हैं, श्रावस्ती आपका ये यहाँ पर, श्रावस्ती यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पे ये फैजाबाद, यहाँ अयोध्या, पहले अयोध्या था, ये अब अयोध्या बन गया। ठीक है, तो यहाँ पद्म प्रभु का जन्म कौशाम्बी में हुआ था। कौशाम्बी में पद्म प्रभु का जन्म यहाँ है, देखिए कौशाम्बी में पद्म प्रभु का जन्म हुआ था। और नेमिनाथ का जन्म मिथिला में हुआ था। ठीक है, तो नेमिनाथ का जन्म मिथिला में हुआ था। चलते हैं नजर देखते हैं। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। यह काशी नरेश अश्वसेन तथा रानी वामा के पुत्र थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के पंच महाव्रत जिसको अणु व्रत भी कहते हैं, प्रथम 4 सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परग्रह इनके द्वारा विकसित किए गए थे। कौन? ये जैन धर्म में ये पार्श्वनाथ के द्वारा क्या क्या विकसित किया गया था? 4 सत्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन जो ब्रह्मचर्य है उसको किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा विकसित किया गया था, लाया गया था ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। कौन? 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे।
जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली राज्य में हुआ था, परंतु इस समय जैन धर्म का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश बना रहा। 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त कर महावीर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। उत्तर प्रदेश में मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा आदि जैन धर्म के प्रमुख केंद्र रहे थे। जैन तीर्थकारों ने भारत की सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, क्या क्या? मथुरा में प्राचीनतम जैन स्तूप तथा प्रतिमा के साक्ष्य मिले हैं। अयोध्या में टेराकोटा निर्मित प्राचीनतम जैन प्रतिमा मिली है। कहाँ पर? अयोध्या में। जैन धर्म के लोगों ने अहिंसा, सदाचार का प्रचार किया, संयमित जीवन व्यतीत करने के उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में देखते हैं, क्या करें। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बुद्ध शाक्य गणराज्य कोसल जनपद के राजकुमार थे। किस जनपद के? कोसल जनपद के शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे। शाक्यों के गढ़ प्रमुख शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे। ठीक है, तो कौन थे? बुद्ध के पिता शुद्धोधन गढ़ प्रमुख भी थे ये। शाक्य वंश के लोग कोसल के इक्ष्वाकु की शाखा थे। जो इक्ष्वाकु एक वंश थी उसकी शाखा थे। कोसल की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कहाँ पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी पूछा जाता है। तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में बुद्ध ने अंगुलमान जो डाकू, आप कहानी भी पढ़ते होंगे जब छोटे रहे होंगे तो आपके बुक में रहा होगा कि अंगुलमान डाकू और महात्मा बुद्ध की कहानी। ठीक है, तो उसको अपना शिष्य भी बनाया था, यही सी श्रावस्ती में ही। श्रावस्ती का व्यापारी अनाथ पिंडक ने बुद्ध को जेतवन भी नामक बिहार स्वर्ण मुद्राओं से खरीद कर दान में दिया था। कौन? एक व्यापारी था अनाथ पिंडक ने बुद्ध को जेतवन बिहार, तो जेतवन बिहार कहाँ से रिलेटेड है? श्रावस्ती से रिलेटेड है। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्त हुई। कितने? 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात बुद्ध ने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, मतलब उनका जो प्रथम उपदेश है धर्मचक्र परिवर्तन, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिया था। कितने? 5 ब्राह्मण सन्यासी को। वाराणसी में यश नामक श्रेष्ठी को अपने संपूर्ण परिवार के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कौशाम्बी के शासक वत्सराज उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव में बौद्ध बन गया। कौशाम्बी के श्रेष्ठी घोषित राम बिहार, ठीक है, याद रखिए, घोषित राम ने एक बिहार दान में दिया जिसको घोषित राम बिहार भी कहा जाता है। कौशाम्बी के साथ साथ मथुरा भी बौद्ध धर्म का केंद्र बना रहा। कौशल नरेश प्रसेनजीत तथा बुद्ध की भेंट का अंकन भरहुत स्तूप के शिलापट्ट पर मिलता है। श्रावस्ती में बुद्ध ने आनंद को अपना व्यक्तिगत परिचय नियुक्त किया था। श्रावस्ती को न्योग्रोधराम बिहार, जेतवन बिहार, पूर्वाराम बिहार और मल्लिकाराम बिहार बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो श्रावस्ती में जो बिहार हैं इनको याद रखिएगा। आप लिख सकते हैं कि श्रावस्ती में कितने बिहार हैं, तो ऐसे ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, ये तो हम तो वन लाइनर में लेकर आए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा फिगर वगैरह बना दिएंगे। ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासकों में कौशल नरेश प्रसेनजीत वस्त्र उदयन थे। ठीक है, उनके कौशल नरेश प्रसेनजीत और वस्त्र नरेश उदयन थे। शाक्य नरेश भद्रिक और सूरसेन के राजा अवंती पुत्र थे। बुद्ध के उपदेश अत्यंत सरल और व्यवहारिक होते थे। ठीक है। तत्कालीन भारत के प्रमुख राजाओं में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। कालांतर में मौर्य सम्राट अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि शासकों ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया। उत्तर प्रदेश में प्रमुख बौद्ध स्थल कौन कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास पूछ लिया जाएगा। आपका मतलब 150 क्वेश्चन वर्ड में 200 या 250 लिख सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख बौद्ध स्थलों को विस्तार में बताइए। तो अगर आप बता देंगे तो मतलब आपको अच्छा खासा अच्छा नंबर मिल जाएगा। देखिए, कपिल वस्तु प्राचीन शाक्य गणराज्य की राजधानी थी।
यहाँ के राजा शुद्धोधन महात्मा बुद्ध के पिता थे। यह वर्तमान में सिद्धार्थ नगर जिले में आता है। फाहियान और हुइनसांग ने इसकी यात्रा की थी। ठीक है, ये पीडीएफ आप ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप पीडीएफ इस पढ़ते हैं इसको। ठीक है, श्रावस्ती देखते हैं। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिले का क्षेत्र उस समय के अंतर्गत आता था। यह कौशल राज्य की राजधानी थी। किसकी? कौशल राज्य की राजधानी थी। बुद्ध ने यहाँ सर्वाधिक वर्षा वास किया। ठीक है, कहाँ पे? श्रावस्ती में। यह जैन तीर्थकार संभवनाथ और चंद्र प्रभु की जन्मस्थली भी थी। किसकी? संभवनाथ और चंद्र प्रभु की जन्मस्थली भी थी। प्रसेनजीत ने बुद्ध सिख के निर्मित यहाँ पूर्णशाला का निर्माण करवाया था। प्रसेनजीत ने बुद्ध के निमित्त यहाँ पूर्णशाला का निर्माण करवाया था। श्रावस्ती न्योग्रधाम बिहार, जेतवन बिहार, मल्लिकाराम बिहार बौद्ध धर्म से संबंधित, कि पिछला वाला ही सब कुछ है। यहाँ अनाथ पिंडक नामक धरी व्यापारी ने शिष्यता ग्रहण की थी। इसी अनाथ पिंडक ने एक सोने से की मुद्रा से एक बिहार खरीदकर दान दिया था बुद्ध जी को। कौशल राज्य में बुद्ध का सर्वाधिक अनुयायी बने थे। तो कौशल राज्य में बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी बने थे, मतलब इसी में सबसे ज़्यादा बुद्ध के अनुयायी बने थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पर अपना उपदेश दिया था। तो जहाँ दिए थे वहीं सबसे ज़्यादा अनुयायी बने थे। सारनाथ के बारे में बात करते हैं। इसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम मृगदाव था। ठीक है, इसका प्रसिद्ध नाम ऋषिपत्तनम। तो अभी कभी कभी देता है कि भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश पहली बार कहाँ दिया, तो वहाँ ऑप्शन में सारनाथ नहीं दिया रहता, ऋषिपत्तनम दिया रहता है। अगर आप कभी ऋषिपत्तनम ना दिया रहे, मृगदाव दिया रहे, तब भी याद रखिएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन या सारनाथ में दिया था, साथ ही बौद्ध संघ की स्थापना की थी। वाराणसी में यश नामक श्रेष्ठी ने अपने परिवार सहित बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। तो एक यश नामक श्रेष्ठी थे, उन्होंने अपने परिवार सहित बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। चौखंडी स्तूप, धर्मराज का स्तूप, धमेग स्तूप, अशोक स्तंभ यहाँ निर्मित किए गए थे। तो चौखंडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अशोक स्तंभ तो पता ही होगा आपको। चौखंडी यहीं पर है, सारनाथ में। धमेग स्तूप यहीं पे है। कुशीनगर के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? देवरिया ज़िले में। जो लोग देवरिया से होंगे वो जैसे कहीं भी, अगर जैसे आप सारनाथ के आसपास रहते हैं, वाराणसी के आसपास रहते हैं, कुशीनगर के, फर्रुखाबाद के आसपास रहते हैं, तो प्लीज़ आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले यहाँ सब विजिट किया करिए। ठीक है, जो आपके हिस्टोरिकल साइट हैं वहाँ पर विजिट करिए। अगर आसपास हैं, मैं ये नहीं करूँगा आप दूर हैं तो भी जाइए, उतना आपके पास टाइम ही नहीं होगा। तो अगर पास में है तो आपके पास, चाहे वो पुरा पाषाण, नव पाषाण या बौद्ध से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड कोई भी साइट हो, वहाँ पर विजिट किया करिए, देखा करिए कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं। वो सब आपके जो अब जब आप लिखेंगे पेपर में, मेंस में, तब आपके दिमाग में वो सब ज़रूर आएगा। ठीक है, वो आप कुछ ज़्यादा ही वर्ड लिख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप देख लेते हैं वो चीज़ें पढ़ने की अपेक्षा काफ़ी समय तक वो याद रहती हैं। तो अगर आप उसको सब देखेंगे तो आपका समय ख़राब नहीं होगा, बचेगा ही, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो सब आप विजुलाइज कर लेंगे वैसे ही। ठीक है, अब देखिए, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण जन्मस्थली, यह मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। जैसे मैं अयोध्या के आसपास रहता हूँ तो मैं सब कुछ जानता हूँ, जहाँ पर साइटें हैं, कुछ भगवान राम से रिलेटेड हैं या और से रिलेटेड, तो मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा जाता रहता हूँ उस साइड। वैसे मुझे घूमने का शौक है, मैं और जगह भी जाता रहता हूँ हिस्टोरिकल साइट पर। देखिए, कुशीनगर में उत्खनन कार्य ज्ञात होता है। यहाँ पर 11वीं सदी में भिक्षुओं का बड़ा समुदाय रहता था। ठीक है, अब देखिए, संकिसा वर्तमान में फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। संकिसा कहाँ है? वर्तमान में फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। यह मान्यता है कि महात्मा बुद्ध अपनी माता को उपदेश देने के लिए त्रैसिंत स्वर्ग में संकिसा में उतरे थे। सम्राट अशोक ने यहाँ पर एक स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो फर्रुखाबाद के लोग यहाँ पर जरूर जाइए, संकिसा में देखिए क्या है।
कौशाम्बी यह वत्सराज की राजधानी थी। यहाँ पर राजा वत्सराज उदयन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किसने? राजा वत्सराज उदयन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। यहाँ की श्रेष्ठी घोषित राम ने बौद्ध संघ की घोषित राम विहार दान में दिया। अब तो आपको पता ही हो जाएगा कि घोषित राम विहार कहाँ, कौशाम्बी से रिलेटेड। राम ग्राम इसकी प्राचीन वर्तमान गोरखपुर के रामगढ़ ताल के रूप में की जाती है। राम ग्राम, ठीक है, तो ये कहाँ से रिलेटेड? गोरखपुर के रामगढ़ ताल से की जाती है। यह कोलिय गणराज्य की राजधानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये किसकी? कोलिय गणराज्य की राजधानी थी। बुद्ध की पत्नी यशोधरा यहाँ की राजकुमारी थी। कौन? यशोधरा जो थी यहाँ की राजकुमारी थी। पावा यह वर्तमान कुशीनगर के फाजिल नगर सठियाव क्षेत्र में स्थित है। महात्मा बुद्ध यहीं पर चुंद नामक व्यक्ति के घर भोजन करने बीमार हुए, जिसके बाद कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, तो जो उनकी मृत्यु हुई थी उसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, कि हो गया। ठीक है। और पावापुरी में भी भगवान महावीर का भी मृत्यु हुआ था। देवदाह यह बुद्ध का ननिहाल था। देवदाह इसकी पहचान वर्तमान में महाराजगंज और नेपाल की सीमा पर स्थित ढूंढी बारी के रूप में की जाती है। तो देखिए, भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितने भी फाइट थे, जितने भी आपके राज्य थे, वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म के बारे में देखते हैं। जो वैष्णव धर्म, भगवत धर्म, ये सब एक ही था। ठीक है। भगवत धर्म का प्रवर्तक वंशी कृष्ण थे। ठीक है। श्री कृष्ण भगवान भगवत धर्म के प्रवर्तक थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव भी कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण के पर्यायवाची में वासुदेव भी आते हैं। ठीक है। यह मूलतः मथुरा के निवासी थे। ठीक है। छंदोग उपनिषद में इन्हें देवकी पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया था। तो ये देवकी पुत्र थे, इनको पता ही होगा आपको। ये अंगिरस के शिष्य बताया गया था इनको, मतलब ये किसके शिष्य थे? अंगिरस के शिष्य थे। मतलब वो कितने महान होंगे और ऋषि, जिनके शिष्य भगवान कृष्ण थे। मेगास्थनीज के अनुसार सूर्यसेन के लोग हेरकलीज वासुदेव कृष्ण की पूजा करते थे। तो मेगास्थनीज के अनुसार सूर्यसेन के लोग हेराक्लीज, जिनको वासुदेव कृष्ण कहा जाता था, तो ये सब हेराक्लीज कहते थे। ठीक है, भगवान कृष्ण को। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानकर पूजा अर्चना करने वाले वैष्णव कहलाए। जो वैष्णव कौन कहलाए? जो भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानकर। वैष्णव धर्म का सर्व प्राचीन रूप भागवत धर्म है। तो बाद में जो वैष्णव धर्म आया, ये भागवत धर्म से ही आया, अलग नहीं था। महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का समीकरण विष्णु से किया गया है। किससे? विष्णु से किया गया है। भगवान कृष्ण जो हैं वो विष्णु के ही रूप माने गए थे। ठीक है। भागवत धर्म वैष्णव धर्म बन गया। भागवत धर्म की प्राचीनता ईस्वी 5वीं शताब्दी तक जाती है। कृष्ण की पूजा सर्वश्रेष्ठ उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। तो कृष्ण की पूजा का सर्वाधिक उल्लेख किस में मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रसार मथुरा से होता हुआ उत्तर पश्चिम दक्षिण की ओर हुआ। मौर्योत्तर काल में यह धर्म मध्य भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। मौर्योत्तर काल में। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसी प्रकार मैं आपको जो मिडवल हिस्ट्री है वो भी ऐसे ही लाऊंगा। ठीक है। एक ही वीडियो में उसको भी ख़त्म करेंगे, अगर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पर बहुत है। ठीक है, ये मत सोचिएगा ख़त्म हो गया, काफ़ी है अभी। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम स्तंभलेख यवन दूत हेरियोडोटस द्वारा स्थापित विदिशा बेसनगर गरुड़ स्तंभ में है। वैष्णव धर्म का लोकप्रिय बनाने में यवनों का विशेष योगदान रहा है। अपोलोडोटस के सिक्कों पर विशेष योगदान रहा है। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म चिन्हित मिलते हैं। हुब्डिक एवं वासुदेव जैसे शासक वैष्णव मत अनुयायी थे। ठीक है, वासुदेव जैसे शासक वैष्णव मत अनुयायी थे। भागवत तथा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये श्रीगुप्त, इनके काल में हुआ था। गुप्त शासकों ने राजधर्म अपनाया था, इसे राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अब आपको पता होगा
कि ये कैसे क्यों परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। क्यों? क्योंकि ये सब इसी को राजधर्म ही बनवा लिए थे, भागवत धर्म को। गुप्त शासक विष्णु की उपासना में अनेक मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण करवाया गया था। जैसे मेहरौली लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त कालीन भीतरी गाजीपुर लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है भीतरी गाजीपुर लेख? विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का वर्णन मिलता है। साथ ही वासुदेव कृष्ण की पूजा के लिए गांव दान देने का उल्लेख भी मिलता है। देवगढ़ का दशा अवतार वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर कहाँ पर है ये देखते हैं। देवगढ़ का ये देखिए ललितपुर, यहाँ का देवगढ़ का दशावतार, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, ठीक है, यहीं पर है। तो ये गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, भगवान विष्णु से संबंधित गुप्तकालीन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज आदि भागवत धर्म के प्रमुख केंद्र थे। हर्षचरित्र में पंचरात्र और भगवान भागवत संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। राजपूत काल में वैष्णव धर्म का अत्यधिक उत्कर्ष हुआ है। मथुरा से प्राप्त नारायण विष्णु का विशालतम प्रतिमा, जो संभवतः सबसे प्रारंभिक प्रतिमाओं में से एक है। ठीक है, मथुरा से जो नारायण विष्णु की विशालतम प्रतिमा। मोरा मथुरा अभिलेख के शक षोडश के काल में तोसा नामक एक महिला द्वारा पंचविष्टि वीर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, शंभ और अनिरुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। ये सब देखिए, अगर आपने पेपर में लिख दिया तो आपको वो जो एग्जामिनर होगा वो सोचेगा कि हाँ इनको कुछ ज्ञान है। ठीक है, वैष्णव धर्म में अवतारवाद का सिद्धांत का अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर माना जाता था कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान के, कृष्ण भगवान, राम भगवान के ये अवतार चलते हैं, तो ऐसे ही अवतार बताया गया था। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। कहाँ पर? अवतारवाद का प्रथम उल्लेख भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। किसमें? 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। वैष्णव धर्म में मूर्ति पूजा तथा मंदिरों आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे आज है क्या, मूर्ति पूजा और मंदिरों का विशेष स्थान है, इसी प्रकार वहाँ पर भी वैष्णव में, वहाँ पर भी इसी प्रकार था। ठीक है, वैष्णव धर्म में भी। अब देखिए शैव धर्म, जो शिव की पूजा करते थे वो शैव कहलाए। शैव धर्म भारतीय संस्कृति में सनातन काल से विद्यमान है। शिव का संबंध धर्म शैव धर्म कहलाता है। तो शिव से जो संबंध रखता है वो शैव धर्म कहलाता है। लिंग पूजा के रूप में, मतलब जो भगवान शिव का ऐसे नहीं बनता रहता है लिंग ऐसे, ठीक है, तो ये लिंग पूजा तो के रूप में शिव प्रारंभिक स्वरूप प्रागैतिहासिक काल से ही प्राप्त होने लगा है। हड़प्पा काल में पाशुपत और लिंग दोनों स्वरूपों में पूजा के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा काल में बहुत से ऐसे लिंग मिले थे जो भगवान शिव के शिवलिंग थे, वो मिले थे जिसकी पूजा के प्रमाण मिले हैं पूजा करने के। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। शिव भक्ति का प्रथम स्पष्ट वर्णन श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। महाकाव्य तथा शैव धर्म अत्यधिक प्राचीन प्रसिद्ध हो चुका था। रामायण काल में शिव उत्तर एवं दक्षिण भारत के लोकप्रिय देवता बन गए थे। ठीक है, रामायण काल में शिव उत्तर एवं दक्षिण भारत के लोकप्रिय, मतलब सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में भगवान शिव बहुत लोकप्रिय देवता बन गए थे। श्रीलंका में भी उनकी पूजा होती थी। शिव को महादेव, शंभो, त्र्यंबकम, भूतनाथ, आशुतोष आदि के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब देखिए महाभारत में शिव के अनेक नाम प्राप्त होते हैं। पुराणों में शिव महिमा को बृहद स्वरूप प्रदान किया गया है। मेगास्थनीज ने शिव को डायनोसस नाम से उल्लेखित किया है। मेगास्थनीज ने, जैसे हेरक्लीज भगवान श्री कृष्ण को कहा गया था, वैसे मेगास्थनीज में शिव को डायनोसस नाम से उल्लेखित किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शिव पूजा प्रचलित होने का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शिव पूजा के मतलब प्रचलित होने का उल्लेख मिलता है।
पतंजलि के महाभाष्य में, तो हर चीज़ें वर्ड याद रखने के लिए, महाभाष्य किससे रिलेटेड है? पतंजलि से। शिव के अनेक नामों का उल्लेख मिलता है। शक, पल्लव, कुषाण आदि शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ, त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं। गुप्त काल में शिव की उपासना में मंदिर निर्मित कराए गए थे। कुमार गुप्त प्रथम के काल में करमदंडा, खखोह शिवलिंगों की स्थापना करवाई गई थी। कालिदास शिव के अनन्य उपासक थे। कुमार संभव में शिव महिमा का गुणगान किया गया है। रघुवंश में 3 ज्योतिर्लिंगों गोकर्ण, लखीमपुर खीरी, महाकालेश्वर, उज्जैन, काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख मिलता है। हुइनसांग लिखता है कि वाराणसी शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। आज भी वाराणसी शैव धर्म का प्रमुख केंद्र है। गुप्तोत्तर काल के अनेक शासकों ने शैव धर्म को प्रश्रय देकर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस प्रकार शैव धर्म उत्तर प्रदेश के विस्तृत स्तर पर प्रसारित हुआ। उत्तर प्रदेश में काशी को शिव नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रसिद्ध स्थानों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना शैव धर्म की प्रसिद्धि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए हैं ये शैव धर्म से ही रिलेटेड हैं। पूछ सकता है कि 12 ज्योतिर्लिंग किससे रिलेटेड था? शैव धर्म ही लगाइएगा और कोई धर्म मत लगाइएगा। उत्तर प्रदेश में शाक्य धर्म शक्ति की पूजा का भी प्रमाण पाया जाता है। मथुरा क्षेत्र में अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। कहाँ पर? मथुरा क्षेत्र में अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322। अब मौर्य वंश काल और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, ठीक है। 322 से 298 ईसा संबंध रामग्राम वर्तमान गोरखपुर के निकट मोरियो पिप्पलिम में से बताया गया है, ठीक है। कौटिल्य की सहायता ने चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की नींव घनानंद को पराजित कर रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में संपूर्ण उत्तर प्रदेश समाहित था। किसमें? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में संपूर्ण उत्तर प्रदेश समाहित था। प्लूटार्क के अनुसार उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना। कौन? उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना, जिसने पूर्व की नीतियों का अनुसरण किया। 273 ईस्वी में अशोक मौर्य वंश का शासक बना। महान सम्राट अशोक विश्व इतिहास में उन महानतम सम्राटों में को अपना सर्वप्रिय स्थान रखता है। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग विजय की और अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक क्या था? प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन वह निर्गोध की तत्पश्चात मोगली पुत्तिस्य के प्रभाव में बौद्ध बन गया। कौन? अशोक ने अपने धर्म यात्रा के दौरान कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती की यात्रा की थी। तो अशोक ने यहाँ उत्तर प्रदेश के इन स्थानों की यात्रा किया था। उत्तर प्रदेश में अशोक के मेरठ स्तंभ लेख जो वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। सारनाथ स्तंभ लेख प्रमुख है। प्रयाग स्तंभ लेख काल की शिलालेख वर्तमान देहरादून, यमुना और टोंस नदियों के संगम पर है। लघु शिलालेख अहरौरा मिर्जापुर में है से एक शिलालेख प्राप्त हुआ। साथ ही दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, सारनाथ स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख है। मौर्य सम्राट अशोक ने उत्तर प्रदेश के अनेक स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें प्रमुख है सारनाथ का धमेक, चौखंडी स्तूप, दोनों ईंट और पत्थर से निर्मित किए गए हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रशासन में 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज की इंडिका तथा एवं कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा का विवरण प्रस्तुत करते हैं। कौशाम्बी प्रयागराज के लेख से रानी कारुवाकी के दान के कार्यों की चर्चा मिलती है। इस समय वाराणसी सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र था। मथुरा हुआ, श्रावस्ती हुआ, व्यापार के केंद्र हुए थे। मौर्यकालीन उत्तर प्रदेश में प्रमुख नगर काशी, प्रयाग, कौशाम्बी, कान्यकुब्ज, हस्तिनापुर, श्रावस्ती थे। इस प्रकार मौर्य
काल में उत्तर प्रदेश का प्रमुख रूप से मगध राज्य का हिस्सा था। तो याद रखिएगा किस मगध राज्य का हिस्सा था। मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में मगध का सम्राट बना। किसको? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर 185 में मगध का सम्राट बना। शुंग वंश के बारे में विस्तृत जानकारी धनदेव के अयोध्या अभिलेख और कौशाम्बी अयोध्या अहिछत्र मथुरा से प्राप्त शुंग काल की ताम्र मुद्रा से प्राप्त होती है। अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पुरोहित जैसे मतलब कोई भी आप कथा वथा करवाते हैं तो आप किसी पंडित जी को बुलाते होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही उस वहाँ पर कौन? पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पुष्यमित्र के शासनकाल में सर्वप्रथम घटना यवनों का भारत पर आक्रमण था। तो यवनों का भारत पर आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण घटना किसके शासनकाल में? पुष्यमित्र के शासनकाल में। पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार यवनों ने साकेत, अयोध्या, फैजाबाद जो पर आक्रमण किया। मथुरा पर भी आक्रमण किया। पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में भी मिलता है। मतलब लगता है ये बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ था, क्योंकि कालिदास भी इसका उल्लेख करते हैं और पतंजलि में भाष्य में तो पता ही चलता है। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था तथा सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। मौर्योत्तर काल में कौशाम्बी, हस्तिनापुर, वाराणसी प्रमुख व्यापारिक नगर थे। शुंग काल में षोडश के शासनकाल में मथुरा में शैल, देवगृह, चित्तूसाल, तोरण बनाए गए थे। इस समय की सर्वाधिक मूर्तियां कौशाम्बी से प्राप्त हुई हैं। कौशाम्बी से प्राप्त सैकड़ों मूर्तियां प्रयागराज संग्रहालय तथा प्रयागराज विश्वविद्यालय के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सातवाहन वंश के शासकों के संदर्भ में विस्तृत विवरण उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं मिलता है, क्योंकि सातवाहन मूलतः दक्षिण भारत में पड़ता है, इसीलिए कम मिलता है। 57 ईसा पूर्व मालवा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को भारत से खदेड़कर विक्रम संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, ये याद रखिएगा। मथुरा सिंह अभिलेख के अनुसार राजुल और राजबुल मथुरा का प्रथम शक छत्रपति था। उसकी मुद्राओं पर महाछत्रप की उपाधि मिलती है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मोरा अभिलेख में भी राजबुल का उल्लेख मिलता है। राजुल के पश्चात सोडास मथुरा शक का शासक बना। कुषाण शासकों के समय उत्तर प्रदेश राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा और कुषाण शासकों ने मथुरा को अपने साम्राज्य की द्वितीय राजधानी घोषित किया। बिम्ब कटफिटस के सिक्कों पर कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं। तो बिम्ब कटफिटस के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कौशाम्बी से, प्रयागराज से प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं, जो खरोष्टी लिपि में है, सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियाँ हैं। उसके सुपरमता अनुयायी होने का प्रमाण माना जाता है। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, मथुरा के पास माठ नामक स्थान से सिंहासन पर विराजमान एक विशाल मूर्ति मिली है, जिस पर महाराज राजधिराज देवपुत्र कुषाण पुत्र बिम्ब, ठीक है, कुषाण पुत्र बिम्ब कटफिटस शायद था, और तच्छ लेख अंकित है जो बिम्ब कटफिटस से संबंधित है। तक्षय लेख किससे संबंधित है? बिम्ब कटफिटस से संबंधित है। कनिष्क ने संभवतः कौशाम्बी और साकेत की विजय की। वासुदेव प्रथम के लेखों से पता चलता है, ठीक है, वासुदेव यहाँ होना चाहिए। लेखों से पता चलता है कि उसका राज्य उत्तर प्रदेश में ही सीमित था तथा मथुरा उसका केंद्र था। वाराणसी के पास सारनाथ से कनिष्क के शासन के 3रे वर्ष का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अब देखिए, बलिया के खैराडीह नामक स्थल से अत्यंत समृद्धशाली कुषाणकालीन बस्ती का पता चलता है, जो घाघरा नदी के तट पर एक प्रमुख व्यापारिक स्थल रहा होगा। ठीक है, अभी और है मूर्ति का यहाँ। कौशाम्बी और श्रावस्ती से प्राप्त बुद्ध मूर्तियाँ जो हैं, उनकी चरण चोटियों पर उत्कीर्ण अभिलेखों से कनिष्क के शासनकाल का उल्लेख मिलता है। चरण चोटियों मतलब क्या? जो
कनिष्क के शासनकाल से समय थे, वो था उनका चोटी था वो घुघराले बाल वाला था, ठीक है, जो घुघराले बाल वाले उसी का। कुषाण शासक कनिष्क के समय मथुरा वाराणसी मुख्य प्रशासनिक केंद्र थे। मौर्योत्तर कालीन समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। किस पर? वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। मथुरा के शक षोडश के समय जलाशय निर्माण तथा बांध बनवाने का उल्लेख मिलता है। इस समय आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। इस समय मुख्य नगर मथुरा, कौशाम्बी, सारनाथ, श्रावस्ती, साकेत इत्यादि उत्तर प्रदेश में स्थित थे। मथुरा एवं वाराणसी उत्कृष्ट श्रेणी के वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। पतंजलि के अनुसार मथुरा साटक नामक वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मौर्योत्तर काल आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध का काल था। आंतरिक और बाह्य व्यापार उन्नत दशा में था। जैसे कुषाण शासकों ने कला और स्थापत्य का प्राप्त संरक्षण प्रदान किया था। मथुरा मूर्तिकला शैली का स्वतंत्र रूप विकास हुआ था। मथुरा कला से ही प्रभावित होकर कौशाम्बी और सारनाथ में भी कला संस्कृति का विकास हुआ था। मौर्योत्तर कालीन समाज में बहुसंख्यक विदेशी जातियों और भारत में प्रवेश हुआ, जो धीरे धीरे भारतीय समाज और संस्कृति में समाहित हो गई। कुषाणों के पतन के पश्चात क्या हुआ? मध्य भारत में, मतलब जो मध्य भारत का एरिया है, भोगाव और शक्तिशाली नागवंश के राजाओं का उदय हुआ। पुराणों के अनुसार मथुरा में 7 नागवंशी राजाओं ने शासन किया, क्योंकि इनके सिक्के मथुरा से प्राप्त हुए हैं। मथुरा में समुद्रगुप्त के समय गणपतिनाथ का शासन था। 3वीं शताब्दी के अंत में पद्मावती तथा मथुरा के नाग लोग मथुरा, आगरा, कानपुर, झांसी, बांदा तक विस्तारित थे। मगराज वंश की राजधानी कौशाम्बी थी। किसकी? मगराज वंश की राजधानी कौशाम्बी थी। अयोध्या अक्षत्र में भी शक्तिशाली राजवंश विद्यमान थे। देखिए, गुप्त साम्राज्य आ गया, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं गुप्त काल साम्राज्य से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें घटित हुई थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी, ये याद रखिए। गुप्त शासकों से संबंध में हमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसे विदेशी यात्री जो फाहियान था का विवरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है गुप्त साम्राज्य में। गुप्त कालीन अभिलेखों में समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रयाग स्तंभ इसमें प्रयागराज में, जिसमें उसकी विजय गाथा का वर्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य उत्तर प्रदेश के प्रयाग में, साकेत में, मगध का तक विस्तारित था। चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के गाजीपुर, टांडा, फैजाबाद के, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, सीतापुर से प्राप्त हुए हैं। हेमचंद्र राय चौधरी के मतानुसार कौशाम्बी एवं कौशल के मगध राजाओं को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीतकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 में गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था, ठीक है। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा स्तंभ लेख से हुआ, ठीक है। किसमें? मथुरा स्तंभ लेख में हुआ था। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य उत्तर प्रदेश के प्रयाग, साकेत, मगध विस्तारित था। चंद्रगुप्त प्रथम के, अच्छा वही शायद है, ठीक है। हेमचंद्र राय चौधरी के मतानुसार कौशाम्बी एवं कौशल मगध राजाओं का चंद्रगुप्त जी का अधिकार कर लिया। तो यही से, हाँ, यही 2 बार आ गया हुई पीपीटी, ठीक है। मैं जब पीडीएफ दूंगा तो ये सब सही कर दूंगा जो गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त न केवल गुप्त वंश अपितु संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों में गिना जाता है। इसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार माना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति रचना हरिवंश से, प्रयाग प्रशस्ति रचनाकार कौन है? हरिवंश से उसकी विजय गाथाओं का उल्लेख मिलता है। संपूर्ण गुप्तवंश को केवल समुद्रगुप्त के लिए सर्वराजोद स्वच्छता उपाधि का प्रयोग मिलता है। उसने उत्तर भारत की विजय हेतु 2 बार अभियान किया था। उत्तर भारत में अपनी विस्तारवादी नीति के कारण प्रसावोद्धारण की नीति अपनाई थी। प्रसावोद्धारण की नीति किसने अपनाई थी? समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। समुद्रगुप्त ने 8वीं राज्य को अपना सेवक बनाया,
ठीक है। संपूर्ण भारत की विजय के उपरांत उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसने अनेक प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी किया, जिसमें गरुड़, धनुर्धारी, पशुधारी, अश्वमेध, बृहद्रंथा और वीणा वादन शैली प्रमुख है। प्रयाग प्रशस्ति में उसे कविराज कहा गया है। बी स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसने कहा? बी स्मिथ ने कहा। समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसको आप बोलते हैं, शासक बना, जिसने समय गुप्त साम्राज्य की अपनी प्रकाष्ठा पर था। विक्रमादित्य के ने मथुरा के स्तंभ एवं शिलालेख प्राप्त हुए हैं। विक्रमादित्य के मथुरा से स्तंभ और शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इसने नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। उसने शक राजा को पराजित किया था। भागवत धर्म में गहरी आस्था के कारण उसने परम भागवत की, जो पीछे पड़े थे, उसकी उपाधि धारण की थी। साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, कला, संस्कृत के क्षेत्र में तीव्र प्रगति के कारण अनेक विद्वान इसके शासनकाल में स्वर्ण काल कहते, मतलब शासनकाल को स्वर्ण काल कहते थे, क्योंकि नवरत्न अगर यहीं पर थे तो यहीं पर थे सभी नवरत्न, इस सबके ज्ञाता, ठीक, वही नवरत्न कहलाते थे। मथुरा स्तंभ लेख से ज्ञान होता है कि यह नगर पाशुपत शैव धर्म का प्रबल केंद्र था। कालिदास भी शैव उपासक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने धनुर्धारी, सिंह निहता, अश्वरोधी, छात्रधारी, पर्यक, व्याघ्र शैली में सिक्के चलाए। इसके समय में चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त आया, ठीक है, फाहियान भारत आया, याद रखिए, चीनी यात्री फाहियान भारत आया, जहाँ से न जीवन के बारे में वर्णन किया, उसने श्रावस्ती स्थित जेतवन बिहार की भी यात्रा की। वाराणसी, सारनाथ स्थित मृगवन बिहार की चर्चा करता है। सारनाथ मृगवन बिहार चर्चा करता। फाहियान के विवरण से चंद्रगुप्त कालीन शांत, सुव्यवस्था, समृद्ध और सहिष्णुता आदि स्पष्ट, मतलब फाहियान कहता था कि ये जो राज्य था शांत, सुव्यवस्था, मतलब अच्छा राज्य था, एक राम राज्य था। कुमारगुप्त के बिलसद अफलेख, याद रखिएगा, बिलसद अभिलेख और गढ़वा शिलालेख। गढ़वा शिलालेख कहाँ? प्रयागराज में। बिलसद अभिलेख कहाँ? एटा में। मानकुवर अभिलेख कहाँ है? प्रयागराज में, याद रखिएगा। करमदांड अभिलेख मथुरा का। लेख इत्यादि उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। बिलसद अभिलेख पे ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण के द्वारा स्वामी महासेन के मंदिर और धर्म संघ बनवाए जाने का उल्लेख है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त के पूर्व शासकों की वंशावली का उल्लेख मिलता है। मानकुंवर अभिलेख में बुद्ध की प्रतिमा का उत्कीर्ण है। करमदंडा अभिलेख में शिव प्रतिमा उत्कीर्ण है, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वी सेन ने करवाई थी। कुमारगुप्त का शासन काल शांति और सुव्यवस्था का काल माना जाता था, काल था, ठीक है, कुमारगुप्त। सारनाथ का धमेग स्तंभ गुप्तकालीन है। सारनाथ और मथुरा बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है, जो गुप्तकालीन है। गुप्त काल में मृदभांड कला का भी सम्यक विकास हुआ है। कौशाम्बी जैसे श्रावस्ती, अहिच्छत्र, मथुरा आज स्थानों पर मिंड मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अब देखिए, गुप्त वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक स्कंदगुप्त था। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर के सैदपुर तहसील में स्थित है, इसी से रिलेटेड है। भीतरी स्तंभ लेख, ये कई बार क्वेश्चन आपके पीसीएस प्री में पूछा गया है कि भीतरी स्तंभ लेख किससे रिलेटेड है। तो भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। इसमें हूण का आक्रमण का उल्लेख है। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। काहोम स्तंभ लेख जो गोरखपुर में है, मद्र नामक व्यक्ति द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा के निर्माण का वर्णन मिलता है। गढ़वा शिलालेख कहाँ है? प्रयागराज में। स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम शिलालेख है। जो गढ़वा शिलालेख है वो प्रयागराज में, वो स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम शिलालेख है। तो आपसे पूछेगा कि गढ़वा शिलालेख कहाँ है, तो प्रयागराज में। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त युग उत्तर प्रदेश के प्रयाग, मथुरा, अहिच्छत्र, कौशाम्बी आदि प्रमुख नगर थे।
संस्कृत के विविध क्षेत्रों के साथ ही कला और स्थापत्य के क्षेत्र में गुप्त की उपलब्धियां महत्वपूर्ण रखती स्थान है। ठीक है, जैसे कला में विविध विधाओं जैसे वास्तु, स्थापत्य, चित्रकला, मृदभांड आदि सम्यक विकास हुआ है। धर्म एवं कला का सम्यक स्थापित हुआ है। इस समय उत्तर प्रदेश का देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर में है, भीतर गांव का कानपुर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतर गांव का कानपुर का भीतर गांव का मंदिर और दशावतार, ये दोनों याद रखिएगा, निर्मित कराए गए हैं। वाराणसी से प्राप्त कृष्ण की गोवर्धनधारी प्रतिमा इस काल की स्वतंत्र रूप से खड़ी सबसे बड़ी प्रतिमा है। कालिदास ने काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख किया है। अब देखिए प्रयाग, समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख। ठीक है, प्रयाग प्रस्तुति देखिए, रचयिता हर्षेण समुद्रगुप्त का संध विग्राहिक था। तो अगर प्रयाग प्रशस्त्री रचयिता हर्षेण था। मूल रूप से कौशाम्बी में उत्तीर्ण अकबर द्वारा प्रयागराज किले में स्थापित कराया गया। इसमें अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, जहांगीर, बीरबल का वर्णन मिलता है। ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा में लिखित है। ठीक है, चंपू शैली का गद्य और जो पद्य का मिश्रण होता है उसको चंपू शैली कहते हैं। अभिलेख मतलब ये जो प्रयाग प्रशस्ति है हर्षेण द्वारा लिखा गया है। हर्षेण किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। द्वारा आर्यवर्त 12, आठवीं 18, दक्षिण पथ 19 राज्यों का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त द्वारा नाग विजय का वर्णन मिलता है। गंगा अवतरण का वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रसिद्ध समुद्रगुप्त को कुबेर के समान धनी, वरुण के समान दानी और इंद्र के समान वीर और यम के समान दंडकर्ता कहा गया है। प्रशस्ति में उसने धर्म, प्राचीर बंध, धरणी बंध, पृथ्वी व्याम, प्रतिरथ, कविराज, परम भाटारक, सर्वरोज, स्वच्छता, लिच्छवी, दैहित्री की उपाधि वर्णित है। किसमें? यहीं पर प्रयाग प्रशस्ति में। अभिलेख में समुद्र गुप्त जीवन की आकृतियों का विस्तृत विवरण प्राप्त है। ठीक है, तो इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की जीवन, अगर आपसे पूछे कि समुद्रगुप्त का हर चीज़ मतलब उसके राज्य प्रशासन का उसके जीवन का विस्तृत वर्णन हर्षेण की संप्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, अब देखिए कन्नौज का मौखारी वंश आता है। मौखारी शब्द का वर्णन सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। हरदा लेख बाराबंकी मौखारी वंश की जानकारी देने का सर्वप्रथम अभिलेख है। इसमें 4 प्रथम शासकों हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा महान राजा था, वर्णन मिलता है। जौनपुर मस्जिद लेख मौखारी वंश के अंतिम 3 शासकों का वर्णन मिलता है। सोहनाग लेख देवरिया भी इसी वंश से संबंधित जानकारी देता है। तो सोहनाग लेख देवरिया जो था, अभी हम पढ़े थे, वो इसी वंश के बारे में जानकारी देता है। फैजाबाद जिले के भिटौरा नामक स्थान पर मौखारी मुद्राओं का ढेर प्राप्त हुआ है। कुछ मुद्राओं पर राजाओं के नाम के साथ साथ तिथियां भी खुदी हुई हैं। इनकी राजधानी कन्नौज थी। शिव उपासक थे। मौखारी वंश का संस्थापक हरिवर्मन था। फिर ईशान वर्मन, सर्ववर्मन, अवंती वर्मन, गृह वर्मन शासक बने। अब देखिए थानेश्वर का वर्धन राजवंश पूर्व भूति वंश। देखिए उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर का पुष्यभूति राजवंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्ध हुआ। वर्धन वंश का इतिहास में हमें साहित्य, पुरातत्व और विदेशी वर्णन प्राप्त होता है। वर्धन वंश का इतिहास सर्वप्रमुख स्रोत वाणभट्ट रचित हर्षचरित है। ठीक है, तो वाणभट्ट ने क्या लिखा? हर्षचरित। इसी से हर्षवर्धन और जो शासक थे उन सबकी जानकारी मिलता है। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। याद रखिएगा कौन था? पुष्यभूति थे, नहीं तो हर्षवर्धन लगाएं। वर्धन वंश का सम्मत स्थिति और स्वतंत्र स्थिति में पहुंचाने वाला पहला शक्तिशाली राजा प्रभाकर वर्मन था, मतलब इसको अच्छी स्थिति में पहुंचाया। इसके 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, एक पुत्री राजश्री। ठीक है, तो यही आगे चल के हर्षवर्धन महान बने। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन राजा बना। मालवराज देवगुप्त को पराजित करने के उपरांत उसका संबंध शशांक से हुआ।
शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। इसके पश्चात राजा हर्ष 606 से 647 में बने। तो यही 606 से 647 तक यही महान सम्राट बने हर्षवर्धन। ठीक है, राजवर्धन, शशांक ने जब इनकी राजवर्धन की हत्या कर दी थी, जो उनके बड़े भाई थे शायद। ठीक है, अब देखिए बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्ष की विजय वर्णन का उल्लेख मिलता है। इसमें कामरूप के शासक भास्कर वर्मा ने हर्ष से मित्रता की संधि की। हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया। बहुत बार पूछा गया है कि हर्ष ने किसको राजधानी बनाया? कन्नौज को। थानेश्वर से कन्नौज इसने स्थापित कर ली। इसके राज्य में समस्त उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार, मालवा क्षेत्र थे इनके राज्य में। चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बांसखेड़ा मधुबन लेखों से स्पष्ट होता अहिछत्र और श्रावस्ती के प्रदेश हर्ष के अधीन थे। हर्ष के समय उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कन्नौज था। प्रयाग में उसने महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया। वहाँ उसके शासन में की सूचनाएं देता था। कुछ विद्वानों का मानना था कि हर्ष का साम्राज्य संपूर्ण उत्तर भारत में था। चालुक्यों के अभिलेख से हर्ष के सकलोरपतनाथ कहा गया है। तो मतलब चालुक्यों के ऐहोल अभिलेख में, तो ऐहोल अभिलेख किससे रिलेटेड है? चालुक्य से। हर्ष को क्या कहा गया है? सकलोत्तरपथनाथ कहा गया है। मधुबन लेख में ग्राम, विषय, भुक्ति नामक इकाइयों का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है। हर्ष ने कन्नौज में एक धर्मसभा का आयोजन किया। इसकी सभा की अध्यक्षता हुनसोंग ने की थी। हर्ष के समय प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रति एक समारोह का आयोजन होता था। तो प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन होता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ठीक है, और इस समारोह में हर्ष खूब दान करता था। ठीक है, क्या इस मतलब जो समारोह होता था इसमें हर्षवर्धन काफ़ी दान देता था। ठीक है, हुएनसांग ने वाराणसी मालवा को शैव धर्म का केंद्र बनाया। किसने? हुएनसांग ने बताया। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो वाराणसी है और जो मालवा का क्षेत्र है वो शैव धर्म का केंद्र था। हर्ष भी शिव का उपासक था, परंतु बाद में बौद्ध बन गया। ठीक है, इस समय मथुरा सूती वस्त्रों हेतु प्रसिद्ध था। कन्नौज दुर्लभ वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन स्वयं उच्च कोटि का विद्वान एवं विद्वानों का संरक्षक था। उसने स्वयं प्रियदर्शिका रत्नावली एवं नागानंद नामक नाटक लिखे थे। कौन? प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद नामक नाटक लिखे थे। हर्ष के समय बाणभट्ट ने हर्षचरित कादंबरी की नामक रचनाएं की थी। मातंग, दिवाकर जैसे प्रसिद्ध लेखक इसके दरबार में थे। कौन? मातंग और दिवाकर। मुंडेश्वरी मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर, कन्नौज के संघाराम के निर्माण का श्रेय भी हर्ष को ही जाता है। हुएनसांग के अनुसार मथुरा अपनी विद्वत्ता और नैतिक आचरण के लिए विख्यात था। इस संघर्ष की जानकारी का स्रोत राधनपुर अभिलेख एवं सज्जन ताम्रपत्र है। ठीक है, तो जो ये विख्यात है इसी का जानकारी। कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने कन्नौज के आयुध वंशीय शासक इंद्रयुद्ध को परास्त कर हुई। फिर पाल और राष्ट्रकूट राजाओं ने हस्तक्षेप किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कन्नौज था, कन्नौज यहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, कन्नौज। ठीक है, ये एरिया, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये यहाँ की बात कर रहा है। तो यहाँ पर किसका जो 3 वंश वो कर रहे थे त्रिकोणीय संघर्ष है, उसमें राष्ट्रकूट वंश था, पाल वंश था और प्रतिहार था। यह संघर्ष 1500 से 150 से 200 वर्षों तक चलता रहा। अंततः प्रतिहार विजयी हुए। अब प्रतिहारों की गणना उत्तर भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में होने लगी। अब गढ़वाल वंश आता है। ठीक है, जो क्षेत्रीय वंशज हैं ये। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात कन्नौज और बनारस के क्षेत्र में
गढ़वाल वंश की स्थापना की गई। चंद्रदेव नामक व्यक्ति ने इस वंश की नींव रखी। इस वंश के इतिहास की जानकारी चंद्रदेव की चंद्रवली, वाराणसी, दानपत्र, मदनपाल का राहन और बसही अभिलेख, गोविंद चंद्र की वाराणसी, कमोली ताम्रपत्र, गोविंद चंद्र की लार देवरिया से प्राप्त अभिलेख, कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख प्रमुख है। ठीक है, इस वंश की जानकारी गढ़वाल वंश की। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर की रचना कल्पतरु से भी तत्कालीन राजनीतिक, समाज और संस्कृत की जानकारी प्राप्त होती है। तो किसकी रचना? लक्ष्मीधर की रचना। ठीक है, ये कौन थे? गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर थे, इनकी रचना कल्पतरु। ठीक है, मुस्लिम लेखक भी अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं गढ़वाल वंश के विषय में। चंद्रदेव ने अनेक राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। गोविंद चंद्र इस वंश का सबसे योग्य और शक्तिशाली शासक था। उसने तुर्की को पराजित किया और सरयू पार तक साम्राज्य विस्तार किया। विजय चंद्र ने जौनपुर अटाला देवी मंदिर का निर्माण कराया। किसने? विजय चंद्र ने जौनपुर में अटाला देवी मंदिर का निर्माण कराया, जिसे तोड़कर सरकी शासकों ने अटाला देवी मस्जिद बनवा दिया। ठीक है, तो याद, अटाला मस्जिद इसको बनवा दिया किसने? सरकी शासकों ने। इधर देखते हैं, जयचंद्र इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। कौन सा वंश? गढ़वाल वंश। इसके विषय में मुस्लिम लेखक एवं पृथ्वीराज रासो में प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है, मतलब पृथ्वीराज रासो से जानकारी प्राप्त होती है कि चंदावर का जो युद्ध था 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। जयचंद्र स्वयं विद्वान और विद्वानों का संरक्षक था। विद्यापति कीर्ति, पुरुष परीक्षा तथा नयनचंद्र कीर्ति, रंभा मंजरी उसी के समय में लिखे गए थे। ठीक है, श्री हर्ष के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था। कौन? श्री हर्ष के दरबार का प्रसिद्ध मतलब श्री हर्ष उसके दरबार का, मतलब किसके? जयचंद्र। तो श्री हर्ष उसके दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था। हरिश्चंद्र इस वंश का अंतिम शासक था। कौन? हरिश्चंद्र इस वंश का अंतिम शासक था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को पराजित करने के पश्चात कन्नौज वाराणसी को खूब लूटा। वाराणसी में अनेक मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई। ठीक है, किसने? मोहम्मद गोरी ने। चंदेल वंश आता है। बिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात बुंदेलखंड के भूभाग पर चंदेल वंश की स्थापना हुई। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जोजाक भुक्ति था। याद रखिए, जोजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? बुंदेलखंड का। इस वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। किसने? नन्नुक ने। राहिल नामक शासक ने वास्तु और झीलों का निर्माण की वह परंपरा प्रारंभ की जिसे चंदेल भारतीय इतिहास में अमर हो गए। कौन? जिससे चंदेल भारतीय इतिहास में अमर हो गए। ये मैं आपको जब PDF दूंगा तो ये वाला सब सही कर दूंगा। ठीक है, उसने अजयगढ़ का मंदिर महोबा के निकट राहिल सागर का निर्माण करवाया। चंदेल राजाओं ने ही सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने लेखों में करवाया था। किसने? चंदेल राजाओं ने ही सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने लेखों में करवाया था। धंग ने कालिंजर विजय कर उस अपनी राजधानी बनवाया। धंग ने कालिंजर विजय पर। कालिंजर दुर्ग भारत का अभेद्य और शक्तिशाली दुर्ग माना जाता था। न्योनेर अभिलेख हमीरपुर से ज्ञान होता है कि धंग ने काशिका में वहाँ के भट्ट यशोधर और ग्राम दान दिया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण धंग के समय हुआ। धंग ने प्रयागराज में संगम में जल समाधि ली थी। धंग ने प्रयागराज के संगम में जल समाधि ली थी। विद्याधर इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। विद्याधर ने प्रतिहार शासक राज्यपाल पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि उसने महमूद गजनबी को बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, विद्याधर एकमात्र भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनबी का सफलतापूर्वक विरोध किया था। इसकी मृत्यु के पश्चात चंदेल वंश का पतन आरंभ हो गया और 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमदियों पर आक्रमण करके कालिंजर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो याद रखिए, मतलब कुतुबुद्दीन आने से पहले 1203 में कुतुबुद्दीन क्या किया था? परमदेव पर आक्रमण करके कालिंजर पर अधिकार किया। बुंदेलखंड ललितपुर जिले में चांदपुर, दुहतही, मदनपुर में भी चंदेल शासकों द्वारा मंदिर निर्मित करवाए गए थे। ठीक है, तो बस इतना ही है।
तो ये था आपका पूरा एंशियंट हिस्ट्री उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो जितना भी प्राचीन का इतिहास है, एक बार इस पीडीएफ को अगर आप पढ़ लेंगे, पीडीएफ में जहाँ भी कहीं मतलब ये लाइन की गलती है उसको मैं सही कर दूंगा। इस पीडीएफ को आप जाके वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी आपको बेनिफिशियल होगा ये, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।